सबसे पहले तो कमेंट के अंदर ये बता दो कि इन चारों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है। 2-3 सदियाँ गुजरने के बाद फाइनली नई वाली डस्टर लॉन्च हो चुकी है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो के अंदर हम नई और पुरानी दोनों ही डस्टर्स को देखने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे जो ये आज क्रेटा, सेल्टोस और सिएरा वाला सेगमेंट है उसे डस्टर ने शुरू किया था और शुरू करने वाली डस्टर खुद ही कैसे बंद हो गई थी रेनो की गलती की वजह से। और जिन लोगों को उस ज़माने के अंदर सूझबूझ रही होगी उन लोगों को पता ही होगा कि डस्टर उस ज़माने के अंदर कितनी फेमस गाड़ी थी, इस गाड़ी की फैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा थी। तो क्या नई वाली डस्टर भी ऐसा कर पाएगी या फिर नहीं? और क्या कुछ है नई वाली डस्टर के अंदर? रेनो वाले ने 4 साल इतना ज़्यादा इंतजार करवाया है तो कुछ नया डाला भी है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर जो गाड़ियां है वो तो भाई किसी को भी कच्चा चबा जाए ऐसी है। तो देखेंगे सब कुछ। जय हिंद, आप देख रहे हो ऑटोडेक। रेनो की भारत के अंदर एंट्री होती है 2007 में और तब रेनो भी पूरी की पूरी नई कंपनी थी भारत के लिए और भारत भी पूरा नया मार्केट था रेनो के लिए। उनको भी कुछ पता नहीं था कि यहाँ के लोगों को कैसी गाड़ी चाहिए रहती है, इनकी डिमांड क्या रहती है, गाड़ी कैसे बनाएंगे, बेचेंगे कैसे, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, उनको कुछ भी पता नहीं था। तो उनको चाहिए था एक पार्टनर जो कि उनका साथ दे पाए और भारत के अंदर गाड़ियाँ बनाने में मदद कर पाए। और महिंद्रा ने कहा कि भाई हम है ना, हमसे पार्टनरशिप कर लो। तो फिर रेनो और महिंद्रा दोनों ही साथ में एक जॉइंट वेंचर को साइन करते हैं जिसके अंदर वो भारत में एक साथ गाड़ियां बनाया करेंगे। और उनकी पहली गाड़ी लॉन्च होती है 2007 के अंदर, रेनो लोगन, जो कि एक सेडान थी। और ये गाड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी निकली कि 2007 में लॉन्च हुई और 2009 के अंदर बंद हो गई। लेकिन उसके बाद भी रेनो वाले ने हार नहीं मानी, उन्होंने दूसरे भी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, जैसे कि 2011 के अंदर फ्लुएंस, उसके बाद पल्स, फिर रेनो की स्काला, कोलियोस, और उसके बाद लोगन को भी वापस लॉन्च किया, लेकिन रेनो के ब्रांड वैल्यू के अंदर, क्योंकि लोगन के बाद महिंद्रा की और रेनो की पार्टनरशिप टूट गई थी। इतनी अच्छी गाड़ी बनाएंगे तो टूट ही जाएगी ना। लोगन के साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि इस गाड़ी को कोई स्ट्रेटेजी के साथ लॉन्च नहीं किया गया था। उन लोगों ने रैंडमली एक गाड़ी बना दी और वो भी सेडान, और लुक्स तो आप ही देख सकते हैं आपको कैसे लगे। तो उन्होंने डायरेक्टली लॉन्च कर दी, पब्लिक को पसंद नहीं आई और गाड़ी फ्लॉप हो गई थी। तो इससे रेनो वाले ने बहुत सीखा और अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के अंदर उन्होंने ध्यान भी रखा कि अब यहाँ की पब्लिक को समझना पड़ेगा, इन लोगों को कैसी गाड़ी चाहिए हमें समझना पड़ेगा। तो रेनो वालों ने अपने सारे पत्ते बिखेर दिए थे और हर एक सेगमेंट के अंदर अपनी एक एक गाड़ी रख दी थी। प्रीमियम हैचबैक, सेडान, प्रीमियम एसयूवी, हर एक सेगमेंट के अंदर, जिसमें से कुछ गाड़ियां चली और कुछ शोरूम के अंदर ही रह गई। फाइनली जुलाई 2012 के अंदर आके रेनो वाली अपनी डस्टर को लॉन्च करते हैं और ये गाड़ी उनका आखिरी पत्ता था और ये पत्ता निकला बादशाह का। ये गाड़ी उस वक्त काफी ज्यादा अलग थी उस जमाने के हिसाब से और इस गाड़ी ने एक पूरे के पूरे नए सेगमेंट को ही जन्म दे दिया था। आज जो क्रेटा, सेल्टोस, सिएरा, मतलब इतनी सारी गाड़ियां जिस सेगमेंट के अंदर आती है उस सेगमेंट की पहली गाड़ी ये डस्टर ही थी। वैसे डस्टर कोई नई गाड़ी नहीं थी, यूरोप के अंदर इस गाड़ी को डासिया डस्टर के नाम से जाना जाता है और वहाँ पे भी ये गाड़ी काफ़ी फेमस है। लेकिन इंडियन वर्जन के अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस किए, 42 के करीबन चेंजेस किए और उसको भारत के हिसाब से मॉडिफाई किया कि भाई यहाँ के लोगों को कुछ स्पेशल देते हैं, कुछ काट लेते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं। वैसे करके उन्होंने डासिया डस्टर को रेनो डस्टर के नाम से यहाँ पे लॉन्च किया। वैसे आप तो ये डस्टर वाला सेगमेंट पूरी की पूरी तरीके से भर चुका है, ओवरलोड हो चुका है, समोसों की तरह गाड़ियां लॉन्च हो रही है। लेकिन उस जमाने के अंदर सिर्फ डस्टर ही थी, कोई ना आगे था ना पीछे था, एक तरफा राजी करना था। ये गाड़ी उस वक्त दिखने में काफ़ी ज़्यादा अलग थी। इसके अंदर वो एसयूवी वाली फीलिंग थी, गाड़ी दिखने में ऊंची थी, चलाने के अंदर हैंडलिंग में अच्छी थी, इसके अंदर वही कमांडिंग पोजीशन भी मिलती थी। गाड़ी रोड पे निकलती तो ऐसा लगता था कि एक रफ एंड टफ सॉफ्ट एसयूवी जा रही है, ऊंची गाड़ी जा रही है। और ये चीज़ें उस वक्त लोगों को पसंद भी आई और पसंद आने की वजह से ही 2012 के अंदर इस गाड़ी के पहले साल में ही 40,000 यूनिट्स बिक गई थी, जो कि उस वक्त के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। और 2014 तक इस गाड़ी की टोटल 1 लाख यूनिट्स बिक चुकी थी। इस गाड़ी का क्रेज उस वक्त कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया था। डस्टर उस वक्त एक बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू बन गई थी। जो लोग उस 2012 से 15 के समय में रहे होंगे और उनको अगर समझ होगी तो उनको पता होगा कि डस्टर उस वक्त कितनी बड़ी गाड़ी मानी जाती थी। जैसे आज क्रेटा और सिएरा की है वैसी उस वक्त उस गाड़ी की हुआ करती थी। डस्टर की उस वक्त खासियत थी उसका इंजन और राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी, जहाँ पे गाड़ी चलाने में बहुत अच्छी मानी जाती थी। और इसके अंदर अच्छे खासे इंजन भी दे रखे थे रेनो वाले ने, जहाँ पे 1.5 लीटर के 2 डीजल इंजन आया करते थे, जहाँ पे 85 हॉर्स पावर और 110 हॉर्स पावर दोनों इंजन ऑप्शंस मिला करते थे और ये इंजन चलाने में काफी पंजी भी थे। आगे जाके इसके अंदर 1.5 लीटर पेट्रोल को भी ऐड किया गया जो कि 106 हॉर्स पावर निकाल दिया करता था। और भाई साहब लोगों में क्या दीवानगी थी इस गाड़ी के लिए, पूछो मत। 2012, 13, 14, 15 तक डस्टर अपनी पीक पे चल रही थी और हर तरफ एक तगड़ा माहौल बना रखा था। जिन लोगों को पता होगा वो समझ गए होंगे। डस्टर की सक्सेस देखते हुए निसान वालों ने कहा कि भाई
हम भी एक आधा हाथ मार ही देते हैं। तो उन्होंने डस्टर को रीबैच करके निसान टेरेना नाम की एक गाड़ी लॉन्च की थी, लेकिन ये गाड़ी कुछ खास चल नहीं पाई। अब तक तो डस्टर दबा के चल रही थी एकदम मस्त, कोई कंपटीशन नहीं था, एक तरफा राज करना था, दबा के बिक भी रही थी। पर तभी बॉम्ब फूटता है 2015 में, जब Hyundai वाले अपनी क्रेटा को लॉन्च करते हैं, क्योंकि ये गाड़ी आगे जाके डस्टर की बिक्री को खाने वाली थी। क्रेटा के अंदर भी वही सारी अच्छी अच्छी चीजें थी, एसयूवी वाली फीलिंग थी, एसयूवी वाले लुक्स थे, फीचर्स तो दबा के दे ही रखे थे, अच्छे खासे साइलेंट इंजन ऑप्शंस भी दे रखे थे, गाड़ी चलाने में भी मस्त थी, दिखती भी मॉडर्न थी और Hyundai का भरोसा भी था। दूसरी तरफ फोर्ड वालों ने अपनी इको स्पोर्ट को भी लॉन्च कर दिया, जो कि अपने सेगमेंट की पहली गाड़ी थी, और ये भी एक तरफ से डस्टर की सेल्स को खाने वाली थी। और खाने वाली थी क्या, खा रही थी, जहाँ पे क्रेटा तो कुछ ज्यादा ही बिक रही थी। तो रेनो वालों ने सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो हमारी बिक्री खा जाएगी, तो इस गाड़ी को भी बंद करना पड़ेगा, वापस फ्रांस जाना पड़ेगा। तो ये दोनों ही गाड़ियां जल्द मार्केट के अंदर आने वाली थी और रेनो की सेल्स खा जाती। तो उससे पहले ही रेनो वाले सोचते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा अपडेट दे देते हैं कि हमारी गाड़ी के ऊपर कोई असर ही ना पड़े। तो गाड़ी के अंदर कुछ अपडेट्स दे, कुछ क्या 2-3 अपडेट दे देते हैं, वो भी नाम भर के। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अपडेट था ऑल व्हील ड्राइव। इस गाड़ी में रेनो वालों ने 2014 में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन दे दिया था, जो कि कुछ ज्यादा ही बड़ी बात है, क्योंकि आसपास की किसी भी गाड़ी के अंदर ऑल व्हील ड्राइव नहीं मिलता था। और बाकी 2 अपडेट्स के नाम पे उन्होंने स्टिकर लगा दिए थे और हेडलैम्प्स की डिजाइन बदल दी थी। ऑल व्हील ड्राइव देने के बाद इसकी सेल्स के अंदर इंप्रूवमेंट तो आया, लेकिन कस्टमर्स के लिए ये सोने पे सुहागा हो गया था, क्योंकि ये गाड़ी पहले से पावरफुल तो थी, इंजन अच्छे खासे थे, चलाने में अच्छी थी, गाड़ी ऊंची थी, तो फिर ऑल व्हील ड्राइव की कमी ही थी ना, वो भी मिल गया। तो कस्टमर्स के तो मजे हो गए थे। लेकिन इसके बाद रेनो वाले डस्टर को भूल गए थे, उन्होंने डायरेक्ट 2016 में जाके इसको अपडेट किया और एक फेसलिफ्ट दिया, और इसके अंदर उन्होंने अच्छे खासे चेंजेस भी किए थे, जैसे कि नया बम्पर दे दिया, नई लाइट्स दे दी, नए एलॉय व्हील्स दे दिए, गाड़ी के अंदर कुछ फीचर्स ऐड कर दिए, इंजन को रिफाइन कर दिया, नई टच स्क्रीन दे दी, स्पीकर्स बदल दिए और कुछ इंटीरियर के अंदर भी चेंजेस किए। और अब जो गाड़ी पुरानी लगने लग गई थी वो अब नई हो चुकी थी। पर कंपटीशन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि आगे जाके सेल्टॉस, हैरियर, हेक्टर, विटारा ब्रेजा, क्रेटा का फेसलिफ्ट, इको स्पोर्ट का फेसलिफ्ट, ये सारी की सारी गाड़ियां लॉन्च होने वाली थी। लेकिन फिर भी कुछ करके डस्टर थोड़ी मोड़ी ऐसे चल रही थी और इसकी सेल्स हो रही थी, थोड़ी तो थोड़ी ही सही, पर थोड़ी थोड़ी से काम थोड़ी चलता है। अब गाड़ी का डाउनफॉल शुरू हो चुका था, क्योंकि जिस डस्टर की पहले 2012 के अंदर 25,000, 13 के अंदर 30,000, 14 में 20,000, 2015 में 25,000 यूनिट्स बिक रही थी, उस गाड़ी की सेल्स 2017 से गिरना शुरू हो गई थी, फेसलिफ्ट देने के बाद भी। जहाँ पे 2017 में इसकी 15,000 यूनिट्स बिकी थी, 2018 के अंदर 12,000 बिकी, उसके बाद 10, 8 और 2021 में जाके इस गाड़ी की सिर्फ 6,000 यूनिट्स बिकी थी पूरे साल की। और अब डस्टर के अंदर वो वाली बात भी नहीं रही थी, क्योंकि नई नई गाड़ी आ चुकी थी, मस्त ऐसे कनेक्टेड कार फीचर्स आ गए थे, बड़ी बड़ी सनरूफें आ गई थी, गाड़ियों के अंदर बड़ी बड़ी टच स्क्रीन आ गई थी, अच्छे खासे इंजन आ गए थे और कंपटीशन एकदम तोड़ फोड़ हो चुका था। मार्केट में सेल्टॉस, हैरियर, क्रेटा जैसी तगड़े तगड़े प्रोडक्ट्स आ चुके थे और लोगों के पास दबा के ऑप्शंस पड़े थे, जिनके सामने डस्टर फीके पड़ने लगी थी। और रेनो वालों ने भी मानो इसको अपडेट करने का मूड छोड़ दिया था। वैसे जब 2020 में BS6 नॉर्म्स आए, तब रेनो वालों ने इसके सारे डीजल इंजन को बंद कर दिया, जो कि ज्यादा पसंद किए जाते थे। लेकिन डीजल इंजन को बंद करने के साथ ही उन्होंने 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल लॉन्च किया, जो कि 163 PS की पावर देता था और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। मतलब उस वक्त इस सेगमेंट की सबसे पावरफुल गाड़ी थी, पर ये कुछ काम नहीं कर पाता, क्योंकि बिक्री तो कम हो ही रही थी। तो फिर थक हार के रेनो वालों ने 2022 में जाके डस्टर को बंद कर दिया। 2022 में इस गाड़ी की बिक्री 5,800 के करीब हुई थी, और अगर टोटल देखने जाए तो इसकी 2 लाख के करीब यूनिट्स बिक चुकी है 2012 से 22 में, 10 साल में। अब 2026 के अंदर नई वाली डस्टर आ चुकी है, जो कि दिखने में, प्राइसिंग में, फीचर्स में, सभी चीजों के अंदर एकदम तगड़ा प्रोडक्ट दिख रहा है। और रेनो वाले ने काफी अच्छी चीजें इसके अंदर दी भी है, और गाड़ी से उम्मीद भी है कि ये गाड़ी अच्छा खासा कंपटीशन देगी भी, क्योंकि इसके सामने जितनी गाड़ियां हैं ना भाई साहब, वैसे देखने जाए तो इस गाड़ी को बहुत ही पहले आ जाना चाहिए था। रेनो वालों ने खुद ही अपनी डस्टर के टायर के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है और उसको पंचर कर दिया था, क्योंकि भाई समय के साथ चलना भी जरूरी होता है। उन लोगों ने 10 साल के अंदर इस गाड़ी में सिर्फ एक फेसलिफ्ट दिया था, और उस वजह से ये गाड़ी पुरानी हो चुकी थी और लोगों के इंटरेस्ट एरिया से भी बाहर जा रही थी। जबकि डस्टर के लॉन्च के 3 साल बाद 2015 में क्रेटा लॉन्च हुई थी, और 2020 में Hyundai वाला इसको नेक्स्ट जनरेशन भी दे देते हैं सिर्फ 5 साल के अंदर। जबकि यहाँ पे 10 साल के अंदर इन्होंने सिर्फ एक अपडेट दिया था और कोई नेक्स्ट जनरेशन नहीं दी थी। अगर मिला होता तो इस गाड़ी की बिक्री ना गिरती। अब पुरानी वाली को जाने दो, नई वाली की बात करते हैं। तो रेनो वालों ने इसके अंदर काफी अच्छा खेला है, क्योंकि इस गाड़ी का बेस मॉडल सिर्फ 10.5 लाख से ही शुरू हो जाता है, और अगर आर पास हो तो उससे भी कम में। और अगर टॉप मॉडल की बात करें तो वो 18.5 तक पड़ता है एक्स शोरूम। ऑन रोड देखने जाओगे तो 20 से 21 तक का पड़ेगा, और उसके अंदर भी आर पास है। अगर लेनी हो तो जल्दी ले लेना। लुक्स की बात करें तो गाड़ी काफी हद तक पुरानी वाली डस्टर से मिलजुल खाती है, जो कि मुझे अच्छा लगा। जैसा सिएरा के साथ किया है, यहाँ पे भी वैसी ही चीज करने की कोशिश की गई है। और ये नई वाली डस्टर भी पुरानी वाली डस्टर की जैसे ही नई
नई वाली दासिया डस्टर से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। थोड़ा मैथ्स ज्यादा हो गया गिन लेना। गाड़ी दिखने में काफी ज्यादा यूनिक है और मॉडर्न भी लगती है। आगे से देखे तो इसके अंदर वो ब्रॉड वाला बम्पर दे रखा है, वो एकदम प्रॉपर रफ एंड टफ एसयूवी वाली फीलिंग देने के लिए एकदम पतली पतली सी लाइटें दे रखी है और इनकी डिजाइन मुझे काफी अच्छी लगी। साइड में आए तो यहाँ पे आपको टॉप मॉडल के अंदर 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे और साइड के जो लुक्स है वो पुरानी वाली डस्टर के जैसे ही है, लेकिन थोड़े से ऐसे डाइट करा के पतले कर दिए गए हैं। वैसे गाड़ी थोड़ी दिखने में छोटी लग सकती है डिजाइन की वजह से, लेकिन असल में ये गाड़ी क्रेटा से भी थोड़ी ज्यादा लंबी है। और अगर पीछे आए तो यहाँ पे भी मतलब सबसे अच्छा एरिया मुझे आगे का लगा था, उसके बाद पीछे वाला लगा, जहाँ भी जो टेल लैंप्स है वो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। आजकल हर कोई ब्रांड कनेक्टेड टेल लैंप्स दे रहा है, इन लोगों ने कुछ अलग करने की कोशिश की। वैसे आप बताना आपको कौन सी गाड़ी के लुक्स ज्यादा पसंद है, सिएरा, सेल्टोस, क्रेटा या फिर ये नई वाली डस्टर, और विक्टोरिया को भी ऑप्शन में रख लेते हैं। अंदर है तो गाड़ी के अंदर फीचर्स दबा के दे रखे हैं, आज के जमाने के हिसाब से चाहिए भी, जहाँ पे आपको एक MID की डिस्प्ले मिलती है और एक इंफोटेनमेंट सिस्टम की डिस्प्ले मिलती है, दोनों ही 10-10 इंच की। फीचर्स भी अच्छे खासे दे रखे हैं, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, बड़ी वाली सनरूफ और एडास भी दे रखा है, लेकिन सिर्फ टॉप मॉडल में। इंजन पे आए तो यहाँ पे 3 इंजन ऑप्शन दे रखे हैं, 1.3 टर्बो, 1.8 हाइब्रिड और 1 लीटर का टर्बो। पावर आपको 163, 160 और 100 हॉर्स पावर की मिलेगी, जहाँ पे हाइब्रिड के अंदर आपको 25 से भी ज्यादा का माइलेज मिल सकता है। वैसे मुझे हाइब्रिड का सेंस अच्छा खासा दिख रहा है, रेनो वालों ने दे दिया, अच्छा है, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर काफी कम गाड़ियां है जो कि हाइब्रिड देती है और हाइब्रिड वाले के अंदर पावर भी अच्छी खासी है। बाकी अगर आपको छोटा इंजन चाहिए तो आप 1 लीटर का टर्बो ले सकते हैं और मीडियम में रहना चाहते हैं तो 1.3 टर्बो। तो अगर देखने जाए तो यहाँ पे आपको अच्छी पावर और अच्छी माइलेज सभी के इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। अगर बात करें कि क्या ये गाड़ी चलेगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इस सेगमेंट के अंदर मतलब समोसों की तरह गाड़ियां लॉन्च होती ही जा रही है। अभी के अभी तो नई वाली सेल्टोस और सिएरा आई है, उसके पहले कुशेक का फेसलिफ्ट आया था, और आगे जाके टाइगून का भी फेसलिफ्ट आने वाला है, और थोड़ी दिन के अंदर आपको ग्रैंड विटारा का भी फेसलिफ्ट देखने को मिलेगा, और जैसे ही ग्रैंड विटारा का आएगा वैसे ही आपको हाईराइडर का भी फेसलिफ्ट देखने को मिलेगा, और नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा भी आने वाली है। मतलब कंपटीशन यहाँ पे इतना ज्यादा है कि आप लोग सोच ही नहीं सकते। लेकिन क्रेटा अच्छा खासा खेल रही है, सिएरा अच्छा खासा खेल रही है, अब देखेंगे डस्टर क्या करती है। वैसे डस्टर से उम्मीद काफी ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 10.5 लाख के अंदर बेस मॉडल मिल जाता है और उसके अंदर भी जरूरत की सारी चीजें दे रखी है, पावर भी अच्छा खासा है और हाइब्रिड भी इसकी बिक्री को बढ़ाने में ज्यादा मदद करेगा। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसको जो नीचे वाले मॉडल्स है वो काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अब देखेंगे कि आने वाले समय के अंदर ये गाड़ी कितनी बिकती है और कितनी नहीं, और ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि सिएरा और सेल्टोस की बिक्री के ऊपर कितना असर पड़ता है। बाकी आप लोग बताना आप लोगों को क्या लगता है। प्राइसिंग तो अच्छी खासी सेट कर दी है उन लोगों ने, अब ये काम करती है या फिर नहीं वो तो आगे पता चलेगा। बाकी तो आप बताना आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा पसंद है, कमेंट के अंदर अभी भी बता सकते हो भाई, नहीं बताया तो। और ये भी बता देना कि ये पुरानी वाली डस्टर के जैसे जो लेगेसी थी वैसी ये बना पाएगी, मतलब जो एक तरफा राज पहले किया करती थी वैसा कुछ हो पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि गाड़ी दिखने में अलग तो है, ऐसी ऑर्डिनरी नहीं दिखती। जो भी बताना है बता ही देना, मैं तो मतलब अपनी आत्मकथा लिखनी है तो वो भी लिख देना, और ऐसे मस्त वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक तो करना ही पड़ेगा। बाकी तो देखते रहो ऑटोटेक को। जय हिंद।